हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का। आप लोगों को मैं रोटेशनल पढ़ा चुकी हूँ, वाइब्रेशनल पढ़ा चुकी हूँ, रमन भी पढ़ा दी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके मुख्य जो पॉइंट है वो ये है पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। सेकंड है परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग, बंधी तथा आणविक कक्षक। थर्ड है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, वर्णमूलक। उसके बाद हम फोर्थ है आपका वर्णमूलक, फिफ्थ है आपका वर्णवर्धक, सिक्स्थ है तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, सेवेंथ है संकुलों का रंग, है ना। ध्यान से सुनिएगा, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या होता है, पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। देखो, जब कोई अणु विकिरण का अवशोषण करता है ना, और उस अवशोषण से अणु का स्थानांतरण एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के यूवी इनविजिबल क्षेत्र में बनने से होता है, इसीलिए इसके अध्ययन को पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देखो, मैं आप लोगों को कितनी बार ये डायग्राम बना चुकी हूँ। ये इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था, बोला था ये इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है वाइब्रेशनल स्तर है, और इसके अंदर छोटे छोटे वाइब्रेशनल स्तर है ना। फिर कहा था कि इसके अंदर और छोटे स्तर हैं जिनको हम बोलते हैं घूर्णन स्तर, रोटेशनल स्तर बोल रहे हैं। अब हमने सबसे पहले घूर्णन पढ़ी, फिर वाइब्रेशनल पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। कौन सी रेंज की एनर्जी लेगा, ये यूवी तथा विजिबल रेंज की एनर्जी लेगा, ठीक है। उसके लेने पर, इसके लेने के बाद साथ में हमारे पास कंपन भी होगा और साथ में हमारे पास घूर्णन भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांजिशन तो मिल ही रहा है, साथ साथ में कंपन स्तरों में और घूर्णन स्तरों के मध्य में भी क्या मिल रहा है, आपको ट्रांजिशन मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें पराबैंगनी तथा विद्युत, पराबैंगनी तथा यूवी मतलब यूवी ही पराबैंगनी होती है, तथा दृश्य विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन को मतलब से ऊर्जा को लिया जाता है और फिर ट्रांजिशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। उसके बाद देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है। पहला जो आप लोगों का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पेपर्स में आता है। परमाणुीय कक्षकों का रैखिक संयोग, बंधी तथा विपरीत बंधी कक्षक। देखो क्या होता है, आप लोगों ने एमओटी पढ़ी होगी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आणविक कक्षक सिद्धांत। देखो आणविक कक्षक सिद्धांत हमें क्या कहता है कि जब भी दो परमाणु जो होते हैं, दो एटम्स है, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके आपके पास क्या बना देते हैं, आणविक कक्षकों का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है ना। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है आपका रेखीय संयोग का, मतलब LCAO का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का सेम थ्योरी है। इसमें क्या होता है, देखो कि ये एक एटम था A, ये एक एटम था B, है ना। इन दोनों के, ये है इसके आणविक कक्ष, ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये साई एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। इसके लिए इनके अंदर हम जहाँ पर भी ऑर्बिटल की बात करेंगे उनका ऑर्बिटल्स का साई होगा, मैंने आपको क्वांटम में बताया है। तो इसके लिए हमारे पास इसका साई का मान क्या है, साई है, इसके साई का मान है साई बी है ना। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ते हैं और दो नए कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। एक तो बना देते हैं क्या, मतलब बंधी आणविक कक्षक का निर्माण कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक का निर्माण कर देते हैं, है ना। अब इनका निर्माण कैसे हुआ कि देखो यहाँ बना रखा है मैंने पास में कि अगर ये साई ए ये रहा, साई बी ये रहा, अगर ये दोनों कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म मतलब कुछ नई चीज बनाते हुए कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में जब ये जुड़ते हैं, है ना, मतलब इसको बोलते हैं इसको मतलब कंस्ट्रक्टिव जब हमारे पास अतिव्यापन होता है तब क्या होता है, इस तरीके से जुड़ जाते हैं और प्लस प्लस साइन बना देते हैं, है ना। ये मैंने डायग्राम ऊपर नीचे बनाया है ना। तो ये जो है जब ये बना देते हैं तो इस तरीके से, जब ये इस तरीके से जुड़ते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण हो जाता है, बंधी, तो हमारे पास बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाता है ना। चूंकि ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बने हैं, है ना, तो इनकी जो ऊर्जा होती है ना वो इनके जो आणविक कक्षकों से है उनकी ऊर्जा से कम होती है ना। इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, इन आणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, मतलब परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए ये कक्षक ये रहे, है ना। ये वाला डायग्राम है, ये इन वालों का डायग्राम है ना। तो
इसको मैं बीच में सेपरेट कर देती हूँ, ये इस तरीके से, ये इन वालों का डायग्राम है। तो इसमें क्या हो रहा है, साई ए और साई बी हमारे पास एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से उनकी ऊर्जा कम हो रही है। किन से कम हो रही है, इन कक्षकों से उनकी ऊर्जा कम हो रही है और हमें साई बी मिल रहा है, मतलब बंधी आणविक कक्षक मिल रहा है ना। और बंधी आणविक कक्षक है वो इन दोनों के जोड़ से बना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी के बराबर हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक और फलन पढ़ा था, आपको याद हो तो साई का स्क्वायर हमने पढ़ा था, है ना, याद हो आप लोगों को। तो प्रायिकता घनत्व जानने के लिए, तो प्रायिकता घनत्व जानने के लिए मैं क्या करूंगी, साई का स्क्वायर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, साई बी का मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। साई बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो मुझे मिल जाएगा साई बी का होल स्क्वायर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये इसलिए एमओ लिखा है, साथ में साई ए का होल स्क्वायर, साई बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है ना, प्लस 2ab तो प्लस 2a ये रहा साई ए और साई बी हमारे पास ये रहा, है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गई, इस बंधी आणविक कक्षक की प्रायिकता हमको मिल चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि ये साई ए तथा साई बी एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, मतलब विनाशात्मक अतिव्यापन भी एक दूसरे से कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये रहा हमारा साई ए, ये रहा हमारा साई बी, है ना। ये वाला जो डायग्राम था ये था आप लोगों का इसका, है ना। और ये साई ए और साई बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से विनाशात्मक अतिव्यापन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये माइनस है, ये इससे ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, बीच में नोड बना रहा है, समझ रहे हो। और मैंने आपको जो क्वांटम पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बोला था कि जहाँ पर भी नोड आ जाती है वहाँ पर क्या होता है, साइन परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा और इसके लिए नए साई का निर्माण होगा, जो कि नया साई साई स्टार के फॉर्म में दर्शाया जाएगा। और उसकी जो ऊर्जा है वो इन परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या होगी, अधिक ऊर्जा होगी, है ना। और उसका मान हमारे पास, उसके साई का मान हमारे पास क्या रहेगा, साई स्टार का मान साई ए माइनस साई बी हमारे पास इसका मान रह जाएगा, है ना। तो साई स्टार का मान आपके पास हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। अब इस कक्षक को बोलते हैं हम विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। अगर हमें इसके अंदर प्रायिकता जाननी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जाननी है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ साई के स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बोलते हैं। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, साई स्टार स्क्वायर एमओ जो है वो साई ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साई ए साई बी प्लस साई बी स्क्वायर के हमको बराबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, ये नीचे वाला डायग्राम है, ये इस चीज़ का है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमें ये जानना है कि भाई अगर ये बंदी बन गया, ये अबंदी बन गया, तो इनमें ओवरलैपिंग कैसे हो रही है ना। तो मैं इधर वाला डायग्राम मिटा देती हूँ। देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो क्या हो रहा है, जब आप लोग बात कर रहे हो बंधी आणविक कक्षकों के बारे में बात कर रहे हो, तो बंधी आणविक जो कक्षक है वो आप लोगों के पास किससे बन रहे हैं, जुड़ाव से बन रहे हैं, है ना। तो देखो जब भी कोई भी हमारे पास एटम्स है और एटम से जब भी मॉलिक्यूल बनना शुरू होते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो क्या रहते हैं हमारे एटम, देखो इस तरीके से दूर दूर रहते हैं, मतलब ये ए एटम है और ये बी यहाँ पर है ना। फिर वो धीरे धीरे क्लोज आते हैं, है ना, और एक फिक्स लिमिट होती है जहाँ तक वो एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं, है ना। तो इसका हम ग्राफ, इनके ओवरलैपिंग का ग्राफ अगर मैं बनाने बैठूं तो सबसे पहले तो इनका ग्राफ हमारे पास किस तरीके से है, देखना। सबसे पहले तो ये ए है हमारे पास, है ना, बहुत दूर है, और ये बी है, ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना। अब क्या होगा, अगर हमको इनके बीच में बॉन्डिंग करनी है, अगर इनके बीच में हमको बॉन्ड करना है, बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाते टाइम क्या होता है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। तो बॉन्ड बनाने के टाइम पे क्या होने लग जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे इस तरीके से पास आने लग जाएंगे, है ना। ये पास में आ गए, और इसके बाद जब बहुत अच्छे से क्लोज में जब इनका बॉन्ड बन गया है ना, जब अच्छे से बॉन्ड बन गया है, तो ये किस तरीके से एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे में हो जाएंगे। देखो अब देखो आप, है ना, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर तो आपको फिर भी पता लग रहा था कि ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा ए है और कौन सा बी है ना। दोनों मतलब दिख रहा है, बस ओनली पिक दिख रही है इनकी, बाकी तो दोनों मिक्स हो चुके हैं, ये ए की पिक दिख रही है, ये बी की दिख रही है, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो इन्होंने ना इनका ही एक ग्राफ बनाया। देखो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन जो दिख रही है ना, ये वाली कंडीशन है जब ये थोड़े बहुत ओवरलैपिंग होने वाले हैं, है ना, ये रहा,
ठीक है ना, ये ग्रीन वाली कंडीशन वो है। उसके बाद जब ये परमानेंट अच्छे से ओवरलैपिंग कर चुके हैं, उसकी कंडीशन ये डार्क लाइन में मैंने दर्शा रखी है ना। और चूंकि ये हमारे पास है तो इसका वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर हो जाएगी। ये इस फॉर्मूले से देखो, इससे साई बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, है ना। तो जनरली देखें तो साई ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास साई ए स्क्वायर होगी और बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई बी स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, ये वाला जो पिक है ये हमें दर्शा रहा है साई ए स्क्वायर को, और ये वाला है ये हमें दर्शा रहा है साई बी स्क्वायर को दर्शा रहा है ना। चूंकि अब इनके मध्य में ओवरलैपिंग हो चुकी है तो कुछ नई नई चीज़ें जुड़ी होगी, यहाँ पे कुछ मान जुड़ा है, कुछ मान जुड़ा है। देखो ये पुराना वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये तो पुराना वाला ए का ग्राफ हो गया और ये पुराना वाला बी का ग्राफ हो गया, मतलब ये इस तरीके से। और बीच का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया, देखो समझ लो ये पुराना वाला ग्राफ है, बीच का जो एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है ये ही तो बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है ना। तो ये एरिया कितना है, देखो साई ए साई बी तो है ही, साई ए और साई बी तो हमने ले लिए, एक्स्ट्रा चीज़ क्या बच गई है 2 साई ए साई बी। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है ना, ये है हमारे पास साई ए साई बी है ना। तो देखो ये रहा ओवरलैपिंग में है, तो ये जो मान है मतलब ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास साई का जो मान है वो कितना अधिक मिलता है हमें, 2 साई ए साई बी मान हमें अधिक मिलता है। ये आपके पास हो गया बंधी आणविक कक्षक। उसके बाद अगर मैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक की बात करूं तो विपरीत बंधी आणविक कक्षक की विशेषता होती है, देखो बंधी आणविक कक्षक में क्यों प्लस आया है, क्योंकि उनके जुड़ने से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उनके बीच में क्या हो गई है, अधिक हो गई है। जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अणुओं में जितनी थी ना उतनी भी प्रायिकता नहीं रहती, उससे भी कम हो जाती है। तो कितनी कम हो जाती है, तो देखो ये ग्रीन लाइट तो अणुओं की वो मतलब एटम्स की दर्शा रही है कि एटम की प्रायिकता, एटम कितने थे, क्या था उनका, फिर एटम का ही हमारे पास उसके साई का मान हो गया, प्रायिकता का मान हो गया साई ए स्क्वायर, इसके प्रायिकता का मान हो गया साई बी स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या हो गया, जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो अगर मैं स्टार की बात करूं, प्रतिबंधी कक्षक की बात करूं, तो प्रतिबंधी कक्षक में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, विनाशात्मक है, तो इसके लिए साई का मान क्या होगा, पहले वालों से कम होगा। तो कितना कम होगा, देखो ये यहाँ से ये ग्राफ यहाँ था पहले, अब ये नए पे शिफ्ट हो गया, इस जगह शिफ्ट हो गया, है ना। तो कितनी कमी आई है, तो याद रखना -2 साई ए साई बी की यहाँ पर कमी आ गई है। ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक हमारे पास कहलाता है ना। तो ये हो गया आप लोगों का रेखीय संयोग, देखो ये रहा, ये जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विपरीत बंधी आणविक कक्षक, और ये रहा आप लोगों का बंधी आणविक कक्षक के बारे में मैंने आपको बात कर ली। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंड की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अवशोषण बैंड की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपके पास सिग्मा से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन मिल रहा है ना। ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए हमारे क्या पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा साई से सिग्मा से दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। उसके अंदर ये किनके अंदर उपस्थित होता है, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर हमारे पास सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलता है, एग्जाम्पल CH4 में जैसे, है ना। और इसके लिए CH4 के लिए लैम्डा मैक्स का मान अप्रोक्स 125 नैनोमीटर आता है। उसके बाद का हमारे पास ट्रांजिशन होता है, इससे थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, N2 पाई स्टार में चाहिए, N2 सिग्मा स्टार में हमको चाहिए होती है ना। अब देखो N2 सिग्मा स्टार जो N है ना वो हमारे पास अबंधी कक्षक है। अबंधी कक्षक का मतलब ये होता है कि जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते, तो जितने भी लोन पेयर कंटेन करने वाले हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे अबंधी के अंदर आते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, R3 देखो एग्जाम्पल देखना, हमारे पास एमीन्स हो गए, CH3OH हो गया, है ना, CH3I हो गया। तो देखो इनके अंदर क्या है, लोन पेयर कॉन्टेनिंग स्पीशीज है ना, मतलब इनके पास N के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। तो N का ट्रांजिशन कहाँ से होगा, N2 सिग्मा N2 पाई स्टार में ट्रांजिशन है, इनका इन लोन पेयर्स का जो होगा वो ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये उनके एग्जाम्पल्स है ना। तो यही बात चल रही है कि यूवी रेन से ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं और N2 सिग्मा स्टार में इनका क्या हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है। किन के अंदर होता है ये हमारे पास हो जाता है, किन के अंदर हो जाता है, ऐसे जिनके पास लोन पेयर उपस्थित है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के लिए। सेकंड है हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन है हमारा पाई टू पाई स्टार। पाई टू जो पाई स्टार ट्रांजिशन है ये होता है आपके पास यूवी और विजिबल लाइट में, है ना। ये किन में प्रदर्शित होता है, देखना पाई है, पाई का मतलब है देखो कहाँ दर्शा रहा है, देखो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है ये हमारे पास हो रहा है पाई टू पाई स्टार में हो रहा है ना। पाई टू पाई स्टार का मतलब ये है पाई बंध, जहाँ जहाँ पर भी पाई बंध उपस्थित होगा वहाँ पर हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा, है ना। जैसे कि हम बात कर ले एथिलीन की बात कर ले,
जब हम इथाइलिन की बात करें, एथिलीन की बात करें, तो देखो डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होंगे ये ट्रांजिशन हमें दर्शा सकते हैं। ब्यूटाडाइन की बात कर लूँ मैं, ब्यूटाडाइन है, बेंजीन है, तो इन सभी में क्या होता है, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है उपस्थित है, तो इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई टू पाई स्टार में क्या हो जाता है, ट्रांजिट हो जाता है, और ये पाई टू पाई स्टार का ये शो करते हैं ना। और ऊर्जा का क्रम अगर मैं बताऊं तो देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, फिर उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार पे उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर उसके बाद चाहिए होती है पाई टू पाई स्टार में उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी कम सॉरी, और इसके बाद हमें चाहिए होती है एन टू पाई स्टार में हमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके के अणुओं में उपस्थित होता है जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी और लेमडा का मान कम होता जाएगा। देखो जैसे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जा रही हूँ, कॉन्जुगेशन बढ़ गया, कॉन्जुगेशन बढ़ने से क्या होगा पता है आपको, कॉन्जुगेशन बढ़ने से या संयुग्मन बढ़ने से ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, सारे एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एनर्जी लेवल जो है ना हमारे पास, वो जो अभी आपको पीपीटी में दिख रहा था ग्राफ, उसके जो एनर्जी लेवल का गैप है ना वो कम होता जाएगा। जब गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा पाएंगे, तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वो एनर्जी गैप का मान कम होता जाएगा, और कम होने की वजह से हमें ट्रांजिशन अच्छे से मिल पाएगा, और ट्रांजिशन अच्छे से मिल पाएगा। ऊर्जा कम होने का मतलब होता है ऊर्जा जो होती है वो अगर कम हो रही है तो लेमडा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है ना। तो ये ऐसी बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो क्या रहता है, इसके अंदर हमको दो प्रकार के बैंड मिलते हैं। एक तो आपके पास होता है के बैंड, दूसरा होता है आपके पास बी बैंड। देखो के बैंड जो होता है ना वो हमको मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है ना, और अधिक लेमडा की वैल्यू मिलती है, अधिक तीव्र मिलते हैं हमें बैंड, अधिक इंटेंस मिलते हैं। जबकि बी बैंड की बात की जाए तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में मिलता है, एक्साइटेशन होता है वाइब्रेशन की वजह से, और वाइब्रेशन की वजह से एक्साइटेशन हो, देखो बी बैंड को समझना, ये मिलता है आपको एरोमेटिक कंपाउंड में है ना। अब देखो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है कि ना रिंग जो होती है ना वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ कि अगर ये एक ही प्लेन पे है ना, रिंग प्लेन पे है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन घूम पाएंगे, लेकिन अगर वो दूसरे में चली जाती तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं घूम पाते। और अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम पाएंगे, कॉन्जुगेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा की वैल्यू कम ज़्यादा मिलेगी है ना। तो नहीं घूम पाते तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। तो लेमडा जो है वो कंपैरिजन टू दैट थोड़ी कम मिलती है, तो वैसे हाई मिलती है लेकिन कंपैरिजन टू दैट थोड़ी कम मिलते हैं और लेस इंटेंस मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ना। देखो एक मॉलिक्यूल अगर मैंने इमेजिन कर लिया कि इमेजिन क्या कर लिया हमने, कीटोन की बात कर ली मैंने, कार्बोनाइल की अगर मैंने बात कर ली तो देखो क्या होता है, देखो अगर मैंने कार्बोनाइल की बात कर ली है ना, ये मेरे पास एक टाइप का कार्बोनाइल है ना, कार्बोनिल है। कार्बोनिल में क्या हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड भी उपस्थित है, मतलब ये डबल बॉन्ड की वजह से पाई टू पाई स्टार दर्शा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास ऑक्सीजन है जो उसके पास लोन पेयर भी है ना, तो ये इनकी वजह से एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी दर्शा सकते हैं, या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी ये क्या कर सकते हैं, दर्शा हमें सकते हैं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो पाई है तो एन टू सिग्मा स्टार, ये चीज़ें हमें ये दर्शा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन है हम लोगों का एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कार्बोनाइल जो रहते हैं उनके अंदर एन टू पाई स्टार हो सकता है, और हो सकता है क्या है कि होता है ना। उसके बाद ये जो रहता है ये क्या रहता है, थोड़ा फॉरबिडन होता है, मतलब ये अनुमत नहीं है ये ट्रांजिशन। तो ये थोड़ा हमें देखो, जो भी चीज़ें आप ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो अगर संक्रमण अनुमत संक्रमण है ना, अगर आपका जो संक्रमण है वो आपके पास कैसा है, अनुमत है, तो उसके बैंड आपको कैसे मिलेंगे, तीव्र मिलेंगे है ना। और अगर आपका जो संक्रमण है ना वो आपके पास क्या है, अनुमत नहीं है, अनअनुमत है, जिसको फॉरबिडन बोलते हैं हम है ना। अनअनुमत है तो अनुमत नहीं है, फॉरबिडन है। अगर आप लोग के पास अगर आपका संक्रमण अनुमत नहीं है, या फिर इसको बोल देते हैं हम फॉरबिडन या अनअनुमत बोल देते हैं, ये जो हमारे पास रहता है ना, ये हमें क्या मिलता है, लेस इंटेंस मिलते हैं, मतलब तीव्र नहीं मिलते। तीव्रता का
तीव्रता का तात्पर्य मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी हमें ग्राफ मिल रहा है, अगर आपको ग्राफ मिल रहा है तो इस तरीके से अगर अच्छे पिक्स मिल रहे हैं, है ना, तो ये तो तीव्र हो गए, है ना, और अगर अच्छे पिक नहीं मिल रहे हैं तो वो तीव्र नहीं हुए, है ना। तो N2 पाई स्टार जो है वो क्या होता है आप लोगों को, N2 पाई स्टार जो है वो अनुमत नहीं है, वो फॉरबिडन है, जिसकी वजह से उसके जो बैंड्स है वो हमें क्या मिलते हैं, वीक बैंड्स मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद इसके अंदर जो बैंड्स हमको मिलते हैं ना, वो बैंड जो होते हैं उनको हम आर बैंड बोलते हैं, मतलब इसका जो ग्राफ मिलता है उसको हम बोल देते हैं आर बैंड के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो वर्णमूलक के बारे में बात करते हैं, और दूसरा है आप लोगों के पास वर्णवर्धक। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड है और उसका हम क्या कर रहे हैं, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अगर हम उसका ले रहे हैं ना, तो हम यही चाहेंगे कि हमको जो उसके लिए ग्राफ मिल रहा है वो इंटेंस मिले और अच्छा मिले, है ना। अगर आप लोग ये चाहते हो कि वो अच्छा मिले तो हम क्या करते हैं, एक वर्णमूलक नाम की कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं वर्णमूलक नाम के, या फिर जिनको हम बोल देते हैं क्रोमोफोर्स जिनको बोल देते हैं, है ना। हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से कुछ N2 हो गया, सी डबल बॉन्ड CCOH हो गया, इस तरीके के जो ग्रुप रहते हैं ना उनको हम ऐड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही ये किसी कंपाउंड से जुड़ जाते हैं तो ये उसके लेमडा वैल्यू को, हाँ अच्छे ग्राफ चाहते हैं तो देखना ध्यान रखना, ये जैसे एक यूवी का ग्राफ हमें जनरली इस तरीके से मिलता है ना, इस तरीके से हमको यूवी का ग्राफ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक का मिलता है, तो ये लेमडा मैक्स है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास लेमडा मैक्स का मान होगा उतना ज़्यादा हमें अच्छा ग्राफ मिलेगा, उतना ज़्यादा हम, देखो ये इसका लेमडा मैक्स छोटा सा है तो हमें ऑब्जर्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर लेमडा मैक्स का मान क्लियर है तो हम उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें लेमडा मैक्स का मान क्या मिले, ज़्यादा मिले, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रोमोफोर्स को हम यूज़ में ले लेते हैं, क्रोमोफोर या वर्णमूलक को यूज़ में ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो जितने भी रिंग वाले कंपाउंड है, जैसे हमारे पास हो गए N डबल बॉन्ड N हो गया, उसके बाद C, उसके बाद बेंजीन हो गया, इथाइलिन हो गया, इस तरीके से जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं ना, ये क्या करते हैं पता है आप लोगों को, लेमडा का जो मान है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, लेमडा के मान को क्या कर देते हैं, लेमडा मैक्स का जो मान है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, है ना। और खुद भी कलर देने लग जाते हैं, खुद भी क्या करते हैं, खुद भी यूवी लाइन से लेते हैं, मतलब ऊर्जा लेंगे, और अभी हमने पढ़ा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो वो दर्शाते हैं और फिर हमें अच्छे पिक्स देने लग जाते हैं, है ना। तो वर्णमूलक तो इसे कहते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्णवर्धक बोलते हैं। तो देखो शब्दों पे गौर करना, वर्णवर्धक मतलब ये क्या करते हैं, कलर को बढ़ा देते हैं, मतलब क्या है, इनका तो खुद का भी कलर होता है, खुद भी कुछ वैल्यूज देते हैं इधर, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, वर्णवर्धक जो होते हैं, उनका खुद का कोई भी कलर नहीं होता है। अगर वो कंपाउंड में नहीं जुड़े हैं ना तो वो किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन वो कोई कलर नहीं देंगे, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है तो कोई कलर नहीं देंगे, लेकिन कंपाउंड में जोड़ देने पर वो उस कंपाउंड के कलर को अच्छा कर देते हैं, इंटेंस कर देते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स। देखो एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, N2 है, CO है, C डबल बॉन्ड S है, C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N, ये इमीन है, NH है, NO है हमारे पास, ये हमारे पास हो गए हैं वर्णमूलक। उसके बाद अगर हम बात करें वर्णवर्धक के बारे में बात करें तो CO है, NHR है, Cl है, Br है, CH3 है, NO2 है, NR2 है, COH है, NH2 है और SO3H है ना। इसके बाद हम एक बार पढ़ने जा रहे हैं तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। देखो इसके अंदर क्या होता है, आप लोग देख सकते होंगे, बेंथोक्रोमेटिक शिफ्ट है, एक तरफ हिप्सो है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ लेमडा मैक्स है, देखो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो क्या करते हैं, देखना आप लोग, जैसे आपने O2 OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया, इस तरीके के जो ग्रुप रहते हैं, है ना, NO2
देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि आपने क्या कर दिया कि ना जो कंपाउंड है आपका उसके अंदर आप लोगों ने लगा दिया OH लगा दिया, NH2 लगा दिया और CH3 लगा दिया, है ना। ये ग्रुप ऐड करने पर क्या होने लग जाएगा, जो आपकी जो लेमडा की वैल्यू जो मिल रही थी ना आपको, वो क्या मिलने लग जाएगी, ज़्यादा वैल्यू मिलने लग जाएगी, है ना, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको बोल देते हैं हम बेंथोक्रोमेटिक शिफ्ट, है ना। इस शिफ्ट को हम क्या बोल देते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, इसे हम रेड शिफ्ट भी हम इसको बोल देते हैं, है ना, हम इसको रेड शिफ्ट भी बोल देते हैं, है ना। दूसरा ये बात रहती है कि ना दूसरा ये लगाने पर आपको ये जो लेमडा की वैल्यू ज़्यादा मिलने लग जाएगी, इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। दूसरा है अगर आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, एसिटिल ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो और एसिटिल ग्रुप लगा दिया, और भी एग्जांपल्स हो गए, अगर आपने वो ऐड कर दिया किसी कंपाउंड में, तो हमारे जो कंपाउंड की जो लेमडा की वैल्यू है ना, वो कम लेमडा की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है ना। तो जब कम लेमडा की तरफ शिफ्ट होती है तो इस चीज़ को बोलते हैं हिप्सोक्रोमेटिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमेटिक शिफ्ट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। दूसरा है, एक तो ऊपर होता है हाइपर और नीचे होता है ये हाइपो, है ना, नीचे हो जाता है हमारे पास हाइपो। देखो क्या होता है कि जैसे बेंजीन है, नॉर्मल बेंजीन का आपको मिलता है 204 पे आपका एक्सेलेंस की वैल्यू मिलती है ना। उसके बाद अगर आपने उसमें Cl जोड़ दिया तो ये क्या हो गई, कम हो गई वैल्यू, 190 की तरफ मिलने लग गई, किसकी वजह से, इस Cl के जुड़ने की वजह से, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हिप्सोक्रोमेटिक शिफ्ट हो गया। दूसरा ये कि बेंजीन की नॉर्मली 204 पे मिल रही है ना, लेकिन अगर आपने उसमें CH3 जोड़ दिया, मिथिल जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो C6H5CH3 अगर आपने जोड़ दिया तो वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, एसएन की वैल्यू उसमें ज़्यादा मिलने लग गई। तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, 255 हमने इसको बोल दिया। इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं बेंथो को, और हिप्सो को हम ब्लू शिफ्ट भी बोल देते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, संकुलों के रंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि देखो संकुलों का जो रंग है ना, वो इस आधार पर डिपेंड करता है कि उस संकुल ने कौन से क्षेत्र से मतलब है ना ऊर्जा को अवशोषित किया है ना। तो देखो रेंज दे रखी है, तो बैंगनी रंग का अगर अवशोषण होता है तो पीला हरा रंग मिलता है। नीले रंग का एरिया दे रखा है, रेंज दे रखी है नैनोमीटर में, नीला होता है तो पीला मिलता है, हरा नीला होता है तो नारंगी मिलता है, नीला हरा होता है तो लाल मिलता है, हरा होता है तो नील लोहित मिलता है, पर्पल कलर मिलता है, पीला हरा होता है तो बैंगनी मिलता है, पीला होता है तो नीला मिलता है, नारंगी मिलता है तो हरा और नीला मिलता है, मतलब ये लाल होता है तो नीला और हरा मिलता है। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो ये चीज़ इन्होंने ये बताया कि जब से भी जो भी कंपाउंड जिस कलर को अवशोषित करता है ना, तो वो क्या करता है, वो जिस कलर को अवशोषित करता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसके विपरीत कलर या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखा देता है। जैसे ग्रीन है तो देखना, ग्रीन अगर मैंने ग्रीन दिख रहा है ये, तो देखो हरा लोहित, हरा नीला, तो देखो अगर मैं, तो ये क्या है, जैसे ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो ये ग्रीन कलर नहीं है, इन्होंने क्या किया, इसने ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का अवशोषण किया, ठीक है ना। कौन सी रेंज में किया इसने, 595 से 605 नैनोमीटर की मतलब लाइट का अवशोषण किया इसने, ठीक है। नारंगी रंग की लाइट कहते हैं उस नारंगी रंग की जो लाइट होती है वो होती है हमारे पास 595 से 605 के बीच में, उसका अवशोषण किया। और नारंगी का कॉम्प्लीमेंट्री रंग कौन सा था, नीला हरा था, हरा नीला था, तो ये हमको डार्क ग्रीन कलर का दिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा होता है। जैसे कि और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ हमको बैंगनी दिख रही है ना, तो बैंगनी हमें क्यों दिख रही है, क्योंकि उसने पीले हरे रंग का अवशोषण किया है ना। किस रेंज से किया है, 560 से इन्होंने 580 के बीच की पीले रंग की लाइट का अवशोषित किया है, तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे रही है। कौन सा कलर दे देगी, बैंगनी कलर दे रही है। तो इस तरीके से होता है। तो जैसे हम किसी कंपाउंड की बात करें, मैं इसकी बात कर रही हूँ, कंपाउंड की बात कर रही हूँ। अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो क्या है कि अगर हमें कॉपर सल्फेट है वो नीला दिखता है, तो क्यों नीला दिखता है, क्योंकि उसने क्या किया है, नारंगी रंग की लाइट का अवशोषण किया है। इस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो अभी तो ये चीज़ें होती है ना। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ यहाँ बता रखा है। देखो ये रहा, कॉपर +2 का रहता है, वो हमारे पास रंगहीन रहता है। ये चीज़ें भी मैं बताती हूँ ये क्या किया है इन लोगों ने। देखो आप लोग जानते हो कि ना, हम लोग ये जानते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उपसंयोजक तत्व जो पढ़ चुके हैं उनके अंदर आप लोगों को ये चीज़ बताई जा चुकी है कि भाई क्या होता है कि ना, डी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं पांचों, वो क्या रहते हैं, एक ही ऊर्जा के होते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के होते हैं, है ना। और जैसे ही क्या होने लग जाता है, जैसे ही उनको मतलब है ना, उनके पास में लिगेंड आता है, जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है वो एक ही ऊर्जा के होते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही डी ऑर्बिटल के पास में लिगेंड आने लग जाता है, लिगेंड से जैसे ही ये जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, TiH2O6
+3 ले लूँ, है ना, या फिर मैं निकल के लिए ले लूँ, निकल H2O होल 6 +2 ले लूँ। तो देखो क्या है, डी ऑर्बिटल है वो पांचों समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास में लिगेंड आता है, Cl- आ गया, Cn- आ गया, अमोनिया आ गया, कोई सा भी लिगेंड उनके पास आता है तो ये क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, है ना। हो सकता है कि Eg नीचे हो और T2G ऊपर हो, या फिर हो सकता है कि Eg ऊपर हो और T2G नीचे हो। ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा लिगेंड आया है ना, इस बात पर। या चतुष्फल के 4 लिगेंड आए हैं तो अलग रहता है, और ऑक्टाहेड्रल आए तो मतलब ऑक्टाहेड्रल में अलग रहता है और उनके अंदर हमारे पास अलग रहता है। तो हो सकता है कोई सा भी चला गया हो, लेकिन कलर का कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही ये विजिबल रीजन से इन्होंने लाइट अवशोषित की, तो पराविद्युत क्षेत्र से या फिर दृश्य क्षेत्र से लाइट अवशोषित की, तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से क्या होने लग जाता है, ट्रांजिशन होने लग जाता है ना। ये विपाटन के फलस्वरूप इनमें ट्रांजिशन होने लग जाता है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या मिलते हैं, कलर मिलते हैं, है ना। और जिस रेंज की ऊर्जा का, अभी मैंने आपको रेंज बताई थी, जिस रेंज की ऊर्जा का इन्होंने अवशोषण किया है, जैसे नारंगी रंग के किया है 595 से 605 के बीच का किया है, तो ये हमें मिलने लग जाएगा, कितना मिलने लग जाएगा, हरा पीला, हरा नीला कलर हमको दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि ये लिगेंड जो मेटल जो है वो लिगेंड की उपस्थिति में विपाटित हो जाते हैं, विपाटन के फलस्वरूप इस तरीके की कलर हमको दर्शाते हैं, है ना। और उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, और देखो हाँ एक और चीज़, अगर देखो क्या हो रहा है, ये ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ऑर्बिटल क्या है, D 0 है, अगर D बराबर 0 है तो हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होगा, खाली जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो खाली जगह का इलेक्ट्रॉन भी तो होनी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमें कोई रंग नहीं मिलेगा, जैसे अभी कैल्शियम +2 में नहीं मिल रहा है, और पूरे भरे हुए हैं यहाँ पर तब भी कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे भरे हैं तो फिर ट्रांजिशन कैसे होगा, कहाँ जाएगा। इसीलिए संक्रमण के लिए, विपाटन होने पर ट्रांजिशन संक्रमण आवश्यक है कलर दिखने के लिए, है ना। तो ये हो गई, ये देखो ये कलर दे रखे हैं, आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद ना आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, जो भी मैंने पढ़ाया। और फॉर मोर डिटेल आप लोग बुक पढ़ सकते हो, BR पुरी शर्मा, N पठानिया, AS नेगी, SC आनंद, कुंदू N जैन, सुरेश आमेटा, RC खंडेलवाल, R आमेटा, NJ वर्दिया। थैंक यू सो मच।